हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आपको 5 न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप पहले उस वीडियो को देख के आएं, क्योंकि मैंने उसमें न्यूमेरिकल्स कराने से पहले जो भी इम्पोर्टेंट हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैं बता चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को वो सारे के सारे समझ में आ गए होंगे जिन्होंने देखी है, और जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज जाके पहले उसको देख लें, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अब बात करते हैं हमारे आज के चैप्टर के बारे में, यानी कि आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में। आपको यहाँ बोर्ड पे कुछ न्यूमेरिकल्स दिख रहे होंगे, मैंने दोनों साइड 1 न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखी हुई है। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट कितनी बड़ी है, और रियलिटी बताऊं तो इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जितनी बड़ी इसकी स्टेटमेंट है उतना ही छोटा इसका आंसर भी है, इतना ही छोटा उसका कॉन्सेप्ट भी है। रियलिटी है, ये बहुत आसान है। तो इसमें ऐसा क्या है, इन चीजों को हमें देखते हुए चलना है, इन चीजों को हमें समझना है कि हमें यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है, क्या हमसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो फिर करें स्टार्ट अपने क्वेश्चन को। तो चलिए फिर सबसे पहले आप स्टेटमेंट को क्या करेंगे, रीड करेंगे। ये क्वेश्चन ना थोड़े से अलग टाइप का है, अलग ही टाइप का यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट करना है। दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट। इनके स्टेटमेंट जितनी अलग है उतना ही अलग है इनको करने का तरीका। तो अगर आप इनको अभी समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड या इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स, जितने भी पैटर्न्स बनते हैं वो आपके फटाक से याद हो जाएंगे। मतलब याद हो जाएंगे का मतलब कोई भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको आराम से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देखते हैं, स्टेटमेंट हमें क्या बताना चाह रही है, देन उसके बाद हम सोल्व करेंगे हमारे क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 2 स्मॉल बॉल्स हैविंग इन द सेम रेशियो ऑफ 1:2, यानी कि हमारे पास 2 बॉल्स हैं। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे 1 बॉल है और दोनों का रेशियो कितना है, 1:2, यानी कि अगर ये छोटी है तो इससे दुगनी वाली क्या होगी, सेकंड बॉल होगी, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया रेशियो 1:2 का है। एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन अनदर, एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, फोर्स लगाना शुरू करती हैं। When a distance x apart the 2 balls, अगर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी x ली जाए, the 2 balls are made to touch one another and separated, उनको अगर वो एक दूसरे को टच करती हैं तो फिर क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती हैं। If they are now placed same distance, अगर वो सेम डिस्टेंस पे प्लेस की जाए apart, what is the force exerted by them on one another, एक दूसरे के ऊपर लगने वाला जो उनका फोर्स है वो कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आधे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आया, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बोला क्या है, करना क्या है, कैसे सोल्व करेंगे, कुछ सिस्टम समझ में नहीं आया। समझाऊंगी भाई, नहीं छोड़ूंगी एक भी आपके कॉन्सेप्ट को, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छुड़वाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले जो हमें यहाँ पे ध्यान देना है वो हमें ध्यान देता है फॉर्मूले पे। सो वी नो दैट, हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं फॉर्मूला यूज्ड, कि हमारा फॉर्मूला यूज्ड क्या है, हमारा फॉर्मूला यूज्ड है F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4πε0 और R का स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि 1/4πε0, यानी कि ये जो हमारी है इसकी वैल्यू तो मैम हमें पता है और बहुत अच्छे से पता है, अब तक जितने भी न्यूमेरिकल्स किए उसमें हमने रट ली है ये वैल्यू हमारी, कि हमारी 1/4πε0 का जो वैल्यू होती है वो हमारी 9 × 10⁹ होती है। तो ये तो फिक्स है। R कितना दे रखा है, R डिस्टेंस इनकी कितनी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है बेटा आपको x। बचा हमारे पास Q1 Q2, तो हमारे पास जो Q1 Q2 इनकी वैल्यू क्या होगी बेटा, अगर आपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ध्यान दिया हो तो स्टार्टिंग में इसने कहा कि ये अगर 1 है तो ये 2 होगा, तो अगर ये चार्ज आपका Q है तो ये कितना होगा, Q2 होगा। Q2 कितना, दुगना, एक का दुगना, तभी तो रेशियो आपका 1:2 आएगा ना। तो क्या करना है आपको, हमारा क्या है यहाँ पे सिस्टम के फर्स्ट चार्ज जो Q1 है वो तो आपका Q होगा बेटा, और जो Q2 है वो कितना होगा, वो होगा आपका 2Q। अब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो।
कॉन्सेप्ट में आपको बोला है कि जब ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, पास पास आएंगे तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, दैट्स मीन टोटल फोर्स आएगा ना, और फिर उसका एवरेज निकाल लो। तो क्या होगा, Q प्लस 2Q बाई 2, एवरेज तो ऐसे निकालते हैं टोटल चार्ज बाय 2, तो 3Q बाई 2 तो कितना हो जाएगा 1.5Q। दैट्स मीन हमारे एक चार्ज की वैल्यू कितनी है 1.5 और सेकंड की भी कितनी है 1.5 एवरेज वैल्यू। तो वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है और आपके पास आपका फोर्स एक्सर्ट आ जाएगा कि वो कितना फोर्स कितने डिस्टेंस पे आपका लगाएंगे। तो रखो फिर यहाँ पे आपका हो गया 1.5Q, सेकंड भी आपका 1.5Q, देन उसके बाद आपका जो ये यहाँ पे वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ये 9 × 10 की पावर 9, और नीचे आपका r का स्क्वायर कितना है x स्क्वायर। ये x स्क्वायर आपका यहाँ चला जाएगा क्योंकि इसने यही पूछा है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन वन अनदर, कितने डिस्टेंस पे। तो हमने क्या किया, इस x को आप यहाँ लेके जाएंगे और इस वैल्यू को आप सोल्व करके देखोगे तो लगभग ये वैल्यू आएगी 1.128 न्यूटन। ये है आपकी फाइनल वैल्यू आएगी जब इस क्वेश्चन के फाइनल रिजल्ट को आप क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इतना कुछ टफ नहीं था। आई नो थोड़ा सा अलग तरह का आपका लिए हो सकता है क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हमें ये एवरेज निकालना है, ये हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला ही ये है कि जो आपके चार्जेस है वो एक दूसरे के ऊपर जब सेम डिस्टेंस पे प्लेस किए जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो कॉमन सी बात है, हमें क्या निकालना है, उनकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू तो दोनों चार्जेस को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। तो था ना क्वेश्चन बिल्कुल आसान। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी वैल्यू को बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर देना है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे हमारे सेकंड क्वेश्चन की। देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है, क्या क्या हमें गिवन है और क्या हमसे निकलवाया गया है। तो देखिए भाई, यहाँ पे सबसे पहले हम जैसा कि हमेशा करते हैं, आपको सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है। स्टेटमेंट में आपसे पूछा हाउ फार अपार्ट शुड 2 इलेक्ट्रॉन बी सो दैट, कितना दूर दूर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन को रखा जाए, आपसे डिस्टेंस पूछी है। सो दैट देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, रिपल्शन की बात है बेटा, रिपल्शन की है, दैट्स मीन आपका एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सही बोली क्या मैं? नो, रिपल्शन है, रिपल्शन तो सेम चार्ज में होता है, तो या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। दैट्स मीन वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इक्वल द वेट, दोनों का वेट क्या है, इक्वल है, और कहाँ है, इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही इन्होंने मेंशन किया इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव, हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है। दैट्स मीन क्वेश्चन में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया गया है। अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन, दोनों के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पूछा है इनको कितनी दूरी पर रखा जाए, कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए कि ये एक दूसरे को रिपेल कर दे, यानी कि हमसे डिस्टेंस पूछी हुई है यहाँ पे। और फिर कहा गया है कि इनकी जो फोर्स लग रहा है वो उनके वेट की वजह से लग रहा है, यानी कि फोर्स को आप क्या करोगे, फोर्स को आप रखोगे mg। बहुत अलग तरह का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आने लायक है एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखते हुए चलना। बहुत गजब का मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को करने में। जब आप इसको लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट को एग्जाम में, ये जरूर बना के आना डायग्राम, इससे टीचर को एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि बच्चे को समझ में आ गया कि चार्ज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, रिपेल कर रहे हैं, तो दूरी पूछी है। तो आप यहाँ पे ऐसे करके दिखा देना कि हमसे क्या पूछा है, आर पूछा है। तब गजब की अटेम्प्टेशन हो जाएगी ना, टीचर यहीं पे इंप्रेस हो जाएगा आपसे। सो अब शुरू करते हैं। वी नो दैट फॉर्मूला यूज्ड क्या होता है हमारा, F = Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। अब Q1 Q2 आपका फिक्स कर दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो F आपका क्या रखना है, आपको mg, तो ये मैंने mg रख दिया क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था, वेट के इक्वल है आपका, ठीक है। फिर बोला है कि Q क्या हो जाएगा आपका E × E, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9, और r स्क्वायर तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट ही करना है। अब जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दूं, मास तुम्हें याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का।
मास कितना होता है, इसको नीचे ले जाओ, आर को ऊपर रहने दो या फिर ऐसे ही रहने दो, जैसे तुम्हें करना है वैसे करो। मैं इसको यहाँ ला रही हूँ क्योंकि मुझे आर स्क्वायर चाहिए, तो mg नीचे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, इस पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज की पावर -90, माइनस में होता है ये। अगेन एक दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की -1.6 इंटू 10 रेज की पावर -19, और इंटू में वैल्यू है 9 इंटू 10 रेज की पावर 9। नीचे जब मैं mg को लेके जाऊंगी तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, क्योंकि बात यहाँ पे हो रही है दोनों इलेक्ट्रॉन की, और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं अपने वेट की वजह से। तो यहाँ पे जो आपका मास होता है इलेक्ट्रॉन का बेटा, वो होता है 9.1 इंटू 10 रेज की पावर -31, और इंटू में है g। जब आप g की वैल्यू लिखोगे तो वो तो आपको यहाँ पे गिवन है, तो ये मैंने यहाँ पे सारी जो फॉर्मूला यूज था, जो हमारी स्टेटमेंट में हमें गिवन था, उसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला में सब कुछ पुट अप कर दिया है। देख सकते हो आप लोग, आपकी आंखों के सामने है। कुछ भी नहीं किया, जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट दिया गया था, जैसे जैसे आपको बोला गया क्वेश्चन में, बिल्कुल वैसे वैसे ही मैं करती गई, बिल्कुल वैसे वैसे ही मैंने किया, कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया। समझ रहे हो ना आप लोग ये सारी बातों को? तो मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं किया, जो जो भी हमें बताया गया था, बोला कि दोनों का मास है वो फोर्स के इक्वल है, तो मैंने mg रख दिया। कहा दोनों चार्जेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे चार्ज की क्या वैल्यू हो गई, E हो गई, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1.6। तो कॉमन मैंने सारी वैल्यूज को यहाँ पे जस्ट पुट अप किया है, देन उसके बाद आपको इसको करना है सोल्व। बस इसको हमें सोल्व करना है और हमारे पास हमारा क्या निकल आएगा, जो फाइनल जो रिजल्ट है वो बहुत आसानी से हम इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो क्या करना है आपको, जस्ट इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए जैसा मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, सबसे पहले ये पावर्स को पकड़ लो, जो 10 की पावर्स है, 19, 19 और 9, और नीचे आपका दिया गया है 31। तो आप पहले इस 10 की पावर को सबको सोल्व कर लेंगे, देन उसके बाद आपके पास जो ये यहाँ पे डिजिट्स दी गई हैं, इनको आप सोल्व कर लेंगे, और ये काम मैं छोड़ती हूँ आपके ऊपर, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट लगते हैं, जो फिजिक्स का काम है, वो मैंने बता दिया आपको। आप मेन काम करना है आपको अच्छे बच्चों की तरह आराम से एक बार इसको सोचो, इसको करके देखो कि आपका आंसर कितना आता है, और अगर फिर भी आपका आंसर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो कि मैम 7th क्वेश्चन का आंसर हमारा नहीं आया, प्लीज हमें 7th क्वेश्चन बता दो, है ना। इतना तो बनता है भाई, इतना तो होमवर्क मैं दे सकती हूँ। जब ऑफलाइन में टीचर आपको इतना सारा होमवर्क दे सकता है, तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं दे सकती हूँ, आपको दे सकती हूँ ना। तो आप ये काम करेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, इनको जस्ट सोल्व करना है, और मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कमेंट करना है कि मैम इस क्वेश्चन का हमारा इतना आंसर आया है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उनसे पहले दोनों जो आपका ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपनी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करना मत भूलना। अगर आपने इनको स्किप कर दिया या इसके सॉल्यूशन को स्किप कर दिया, तो मैं बता रही हूँ एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ गया ना तो भी नहीं कर पाओगे, श्योर हूं मैं इस बात पे। तो प्लीज स्किप मत करना, अच्छे बच्चों की तरह इस क्वेश्चन को एक बार करके देख लेना, ना हो तो प्लीज मुझे बता दो, मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। लेकिन ये भी करना है और ये भी करना है। अब बैठ के नोट्स बना लो, देन उसके बाद करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये फिर अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए हैं, जितने भी आपके पैटर्न्स बनते थे, वो सारे पैटर्न्स मैं आपको करा चुकी हूँ। उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो न्यूमेरिकल्स आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। बहुत इजी है, सारे न्यूमेरिकल्स आपके सेम फॉर्मूला पे बेस्ड है। या तो आपका फॉर्मूला यूज्ड होगा Q = NE वाला, या फिर आपका फॉर्मूला यूज्ड होगा जो सिंपली आपने ये वाला लिखा था ना, जो आपका था F = Q1 Q2 / 4πε0r², जिसको हम कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। इस पे बेस्ड ही आपके सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आपको क्या करना है, याद रखना है, ध्यान रखना है हमारा कौन सा आपका कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। आपको जस्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, कंप्लीट को रीड करना है, जो भी गिवन है सारा डाटा आपको लिख लेना है, जो फाइंड आउट करना है वो भी आपको अलग से लिख लेना है, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। तो अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ, ये है तो न्यूमेरिकल बेस्ड, मतलब न्यूमेरिकल की तरह होगा, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात है बच्चों कि यहाँ पे ना आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है।
आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट में कहीं भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई। दिख रहा है ना, स्टेटमेंट में कोई भी डिजिट, कोई भी वैल्यू आपकी नहीं दी गई। सीधा आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, एक स्टेटमेंट दे दी गई है, जिस स्टेटमेंट को समझ के ही आपको जस्ट क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सोल्व। तो अब आप खुद सोचिए, क्या ये इतना आसान है? आप सोचेंगे क्वेश्चन ये किस तरह का क्वेश्चन है, तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट होगा वो आपको डायरेक्ट याद करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है यही जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं डायरेक्ट, कि जब आप कंपेयर करते हो कूलम्ब्स लॉ को ग्रेविटेशन के साथ तो आपका कितना रेशियो आता है, डायरेक्ट समझ सकते हो। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, एक सिंपल सी स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत गहरा, एक बहुत ही डीप नॉलेज रखती है। इसी नॉलेज को हमें गेन करना है। इस क्वेश्चन को आराम से, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ सकता है, तो अपने 3 मार्क्स इतने टाइप कर लीजिए कि ये क्वेश्चन चाहे आपको गवर्नमेंट एग्जाम में आए, चाहे आपको नॉर्मली आपके कॉलेज एग्जाम में पूछे जाए, आपको माइंड में इसको याद रखना, अरे ये तो इतना आसान है, जस्ट आपके मुंह पे होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हमें क्या बोला गया है। स्टेटमेंट में सिंपली बोल दिया गया है कि कंपेयर कूलम्ब्स फोर्स विद ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमें इनको कंपेयर तो करना है, लेकिन कंपेयर आप दो चीजों को तभी कर सकते हैं जब आप उनके बारे में फुल नॉलेज रखते हैं। मैं आपसे कहूं बेटा एप्पल और मैंगो दो फ्रूट्स हैं, मैं ये भी ना बताऊं फ्रूट्स हैं, मैंने आपके सामने रख दिया बेटा ये है और एक ये है, बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कंपेयर करो। अब मान लीजिए कि मैं नाम लेके बोलूं बेटा आपके पास एक मैंगो है एक एप्पल है, तो बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जिन बच्चों ने एप्पल मैंगो देखा है वो फटाक से डिफरेंस बता देंगे। मैम सबसे पहले तो ये डिफरेंस होगा कि एप्पल रेड कलर का होता है, मैंगो येलो कलर का होता है, दोनों टेस्ट में मीठे ही होते हैं। मैंगो भी थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है और आपका एप्पल भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है, खट्टा होता है। दूसरी बात, दोनों ही फ्रूट्स हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन में तो हमारा डिफरेंस भी आता है और दोनों में जो सिमिलैरिटीज होती है वो भी आती है। तो बता सकते हैं ना, अगर उन्होंने मैंगो को और एप्पल को देखा है। तो यहाँ पे सेम बात है कि अगर आप लोग जानते हैं कि कूलम्ब्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज कंपेयर करना मुश्किल है। तो सबसे पहले जो इसके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, उन चीजों के बारे में हम पहले यहाँ पे बात करेंगे, देन उसके बाद मैं इसको सोल्व करके दिखाऊंगी। एक तरह से इसको ना टॉपिक मानो, क्वेश्चन नहीं, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो देखिए चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ग्रेविटेशनल और कूलम्ब्स दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, एक होता है बेटा आपके पास ग्रेविटेशन, इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम ऐसा ही हमारे पास होता है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स फोर्स बोल सकते हैं इसको। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को कैसे मेजर किया जाता है, कौन कौन से हम क्वांटिटीज लेते हैं वो देखिए। तो जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की, तब हमारे पास कंपलसरी होता है कि आपके पास दो बॉडीज होनी चाहिए, दोनों का कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट बॉडी ले ली इलेक्ट्रॉन की, फर्स्ट मास, और सेकंड ले लिया मैंने प्रोटॉन। चार्ज के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि चैप्टर ही चार्ज का है। तो मैं यहाँ पे किसी और बॉडी को लेने के बजाय यहाँ पे दो चार्जेस ले रही हूँ, दोनों का कुछ ना कुछ मास होता है, तो मैंने दोनों का मास लिख दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोनों का क्या होता है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस से वो क्या रहते हैं, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। तो अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नॉलेज है तो आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वीक फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स। ये बॉडीज हमेशा एक दूसरे को क्या करती रहेंगी, अट्रैक्ट करती रहेंगी, हमेशा। हमेशा मतलब हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगी। और इसका जो बेटा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है कि ये एक दूसरे को कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती हैं। इसकी वैल्यू होती है F = G m1 m2 by r²। यहाँ पे m1 की जगह मैं E लिख रही हूँ और 2 की जगह मैं P लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने जो बॉडीज ली हैं जिनका मासेस है वो मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिए हैं। तो यहाँ पे जो हमें सोचने की बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किसी भी दो बॉडीज के बीच में होता है, दोनों का कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। तो और
उनके बीच के लगने वाला जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं, वो होता है G(M)E(MP)/r²। ये जो G आपने लिखा है ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो ये तो बात की हमने किसके बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कूलम्ब्स फोर्स के बारे में कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए कूलम्ब्स फोर्स में हम क्या लेते हैं बेटा, इसमें लेते हैं हम चार्ज। तो फर्स्ट चार्ज जो मैं मान रही हूँ वो मैं मान रही हूँ इलेक्ट्रॉन को, और सेकंड में मान रही हूँ प्रोटॉन को, क्योंकि चार्ज के बारे में बात हो रही है तो दोनों चार्जेस एक साथ ले लेते हैं। तो ये हमेशा क्या रहते हैं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस से सेपरेट रहते हैं, उसको भी हम क्या लेते हैं, r²। जैसे हमने ग्रेविटेशन में लिया था, इसमें भी क्या होता है, r²। तो ये हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। इनका जो फोर्स होता है, जो कूलम्ब्स फोर्स होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ज है। कहने का मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल कर जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी रिपेल कर जाएंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है वो किस टाइप के फोर्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब हम इसके डेरिवेशन को सोल्व करते हैं और हमारे पास लास्ट कंक्लूजन आता है, वो क्या आता है, तो वो होता है F = K Q1 Q2/r²। और यहाँ पे जो बेटा K की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, वो होती है 1/4πε0 r²। और Q1 Q की जगह हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये चीज समझ में आई, ये कैसे आया। अब जरा आप इन दोनों को कंपेयर करके देखो, क्या ये दोनों सेम सेम नहीं है। यहाँ पे एक कांस्टेंट है, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है। यहाँ पे आपका ME और MP है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, चार्ज है। यहाँ पे मास के बारे में बात की जाती है, यहाँ चार्ज के बारे में बात की जाती है। यहाँ भी डिस्टेंस r² है और यहाँ भी डिस्टेंस आपकी r² है। तो ये चीज आपके समझ में आई कि किस तरह से हमें किसी भी चीज को करना होता है, आसान है। तो यही इन्हीं का ही यूज करना है। ये मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन किया, इसका रीजन है क्योंकि अभी जो मैं आपको यहाँ पे ड्राइव करके दिखाऊंगी, हम जो यहाँ पे अभी कंपैरिजन करेंगे वो एक्चुअल में कंपैरिजन करेंगे फॉर्मूलाज का। इसीलिए मैंने आपको ये यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको यूज करना। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, थ्योरी पार्ट लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज हैविंग सम मासेस। दो बॉडीज के बीच में लगता है ग्रेविटेशनल, जिनका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है। which have the force exerted on each other is G F = G M1 M2, जो भी हमने यहाँ पे E लिया P लिया, जो भी आप लोगे वो लिख देना। देन उसके बाद आप लिखोगे Coulombs is the force between two charges which have the value is F = K Q1 Q2/r²। ये आपकी क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं। तो ये चीज आपके समझ में आई, कैसे करना है हमको। तो ये सारी की सारी चीजें हमें समझनी है। देन अब देखिए, आप जब ये स्टेटमेंट लिख लेंगे उसके बाद आपको बताना है ME यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो जिसको नहीं पता है वो नोट डाउन कर ले, 9.1 10⁻³ kg ये मास होता है हमारे बेटा इलेक्ट्रॉन पे। देन उसके बाद हमें मास पता होना चाहिए प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन का जो मास होता है बेटा वो आपको याद होना चाहिए, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। चार्ज भी लगभग इतना ही होता है, बस यहाँ 19 आ जाता है प्रोटॉन पे, अदरवाइज उसका मास और चार्ज लगभग इक्वल ही होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। देन उसके बाद हमें नीड होगी यहाँ पे हमारे ग्रेविटी के, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना G की वैल्यू, उसकी ये वैल्यू भी आपको याद करनी है। ये भी फिक्स होती है, ये होती है आपकी 6.7 × 10⁻⁻11 Nm²/kg²। तो ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, यहाँ पे लर्न होनी चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, इस ये जो क्वेश्चन है कंपेयर कूलम्ब्स फोर्स विद ग्रेविटेशनल फोर्स, आप इसको क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं है तो भूल जाओगे, ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। देन उसके बाद हमें इस फॉर्मूले में जो भी चाहिए था, G की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ME की वैल्यू हमें मिल चुकी है, MP की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ग्रेविटेशनल में हमें जो भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे हमारे यहाँ पे वैल्यू है उसके बारे में। सबसे पहले K की वैल्यू बेटा आपको याद होनी चाहिए। K की वैल्यू फिक्स होती है, जो हमारी ये 4πε0 ये फिक्स होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। जिसको याद नहीं है प्लीज याद कर लो, सिर्फ ना इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ये वैल्यू आपकी यूज हुई है, तो ये आपको कंपल्सरी याद होनी चाहिए। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है चार्ज Q1 और Q2 के बारे में।
तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे जो चार्ज होता है वो आपका होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंडली आपके प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो सेम यही चार्ज होता है, बस प्लस में चला जाता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये अब हमारे पास जो भी हमें चाहिए थी, जो नीड थी, जो हमें फॉर्मूला हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी आपको याद होनी चाहिए और ये आपको कंपल्सरी लिखनी है। कोई शॉर्टकट नहीं है भाई इसका। सबसे पहले आप यहाँ पे ये सब मैंने ऐसे ही आपको सिर्फ समझाने के लिए नहीं, एग्जाम में आपको लिखना है। आपको लिखना है कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताई भी, थ्योरी आपको लिखनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज हैविंग सम मासेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। जब हम किसी भी दो बॉडीज को जिनका मास है सेपरेट कर देते हैं किसी डिस्टेंस से, तो हमारे दोनों बॉडीज के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये देन उसके बाद कूलम्ब्स लॉ और फिर उसके बाद ये सारी की सारी वैल्यू। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को करना। नाउ कंपेयरिंग दिस स्टेटमेंट, अब हम स्टेटमेंट को क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। जब हम इस स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे तो हमें कहा गया है कि कंपेयर कूलम्ब्स फोर्स। तो देखो कैसे करना है, कूलम्ब्स फोर्स को मैं ऐसे लिख रही हूँ Fc, उसको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है Fg ग्रेविटेशनल के साथ। तो ऊपर कौन से वाला फोर्स आ जाएगा आपका, कूलम्ब्स क्या है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फिर अगेन आपका G में क्या है, G ME MP बाय आर स्क्वायर। तो आपको देखने से ही पता लग रहा है बेटा आर स्क्वायर दोनों में है, सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, K Q1 Q2 बाय G ME MP। सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने। K की वैल्यू आपको पता है, अब सिर्फ आप लिख भी सकते हो थ्योरी टाइप में। नाउ पुट दी ऑल वैल्यूज इन, फाइंड आउट द फॉर्मूला। जो फॉर्मूला हमने फाइंड किया उसमें रख दो। तो क्या क्या आई हमारी, K की क्या वैल्यू है, 9 इंटू 10⁹। फर्स्ट चार्ज हमारा -1.6 इंटू 10⁻⁻19। सेकेंड चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कितना आ जाएगा ये, -90। नीचे G की वैल्यू कितनी आई है बताओ, G की आपको याद होनी चाहिए, 6.7 इंटू 10⁻11। Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31। और आपका प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻27। तो ये था तरीका हमारा इस क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले ये बताओगे आप लोग, देन उसके बाद जितनी भी वैल्यूज हमें चाहिए हमारे फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग, वो वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखनी है, याद होनी चाहिए ये वैल्यू आपको। फिर जैसा कि हमें कहा है कंपेयर करो, तो हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो काटने पर हमारा आर स्क्वायर यहाँ से कट हो गया, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई और ये सारी वैल्यूज तो हम फाइंड आउट कर ही चुके थे। सिंपली आपके सामने है जो भी है। अब जैसा मैं आपसे हमेशा कहती हूँ क्या करना है, जो तुम्हारे पास ये वैल्यूज हैं, अब तक तो ये याद हो जानी चाहिए, सभी न्यूमेरिकल्स में लगभग सेम है। इन सभी वैल्यूज को आपको क्या करना है बेटा, सभी वैल्यूज को आप लोग सोल्व कर लो। ऊपर वालों को अलग कर लो और नीचे वालों को अलग कर लो। तो इनको करोगे, कुछ कट रहा है तो काट दो अपना आराम से, कुछ कट रहा है तो काट दो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ माइनस 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 तीनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस, ये प्लस होंगे, माइनस हो जाएगा 9। तो जब आप इन सबको सोल्व करोगे आपका एग्जैक्ट 10 की पावर आएगी 39, ठीक है। और जब आप ये वाली जो वैल्यूज होती है ना, आपके डिजिट्स होती हैं ये वाली, ये देख रहे हो, ये वाली जो डिजिट्स होती हैं, जब आप इसको सोल्व करोगे तो लगभग लगभग आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.4। तो ये आपका रिजल्ट आता है, यानी कि आपका जो Fc है, आपका कूलम्ब फोर्स है, वो लगभग लगभग ग्रेविटेशन के इतने ज्यादा होता है। ये आपका फाइनल है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये एग्जाम में, यानी कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जब हम कंपेयर करते हैं हमारा जो कूलम्ब फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, तो कितनी वैल्यू आती है। तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा। तो आपको क्या याद रखना है, डायरेक्ट इसको याद रख लो, 2.4 इंटू
10 की पावर 39, जो कि इतनी वैल्यू आई है हमारी जब हमने कंपेयर किया है कूलम्ब्स फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से कंप्लीट ऊपर से नीचे तक बिल्कुल अच्छे से देख लो। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया या कहीं पे भी अब भी कोई कमी है तो भी आप मुझे बता सकते हो, तो भी मैं आपको इसको अच्छे से दोबारा करा दूंगी। लेकिन मैं दोबारा से ये बात बोलना चाहूंगी बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हो पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है इन दोनों फॉर्मूलाज पे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, अगर आप अपनी कॉमन सेंस लगा सकते हो, अगर आप लोग यहाँ पे मान के चलोगे ना कोई भी दो बॉडीज इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझना मैंने यहाँ क्या कहा है, मैंने कहा कि अगर आपको ये तो पता है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो दो बॉडीज के बीच में होता है, लेकिन अगर आप उन दो बॉडीज को कोई और बॉडी सपोज करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले रहे हैं, तो आपको मास भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही लेना है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होते, तो ये वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कभी भी कर लेना, इनका कंपैरिजन जब भी करोगे, अगर सिर्फ कोई वैल्यू नहीं दी गई, आपको दो बॉडीज का मास नहीं दिया गया, दोनों चार्जेस का वैल्यू नहीं दी गई है, तो हमेशा इसकी वैल्यू यही आएगी। कंपल्सरी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगी। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कंपेयर कूलम्ब्स फोर्स विद ग्रेविटेशनल फोर्स इफ द वैल्यू ऑफ चार्जेस इज दिस, चार्जेस की वैल्यू दे दे, एंड द मास ऑफ द बॉडीज इज दिस, मास भी दे दे, तो ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब कंडीशन के साथ चेंज हुई है। अगर यही लाइन लिखी आ जाए कि सिंपली कूलम्ब्स फोर्स को क्या करो, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कंपेयर करो, तो ये फिक्स वैल्यू होती है। तो कभी ऐसा मत करना कि मान लीजिए आपको वैल्यू दी गई है यहाँ पे पुट करने के लिए फॉर्मूला में, और यहाँ पे चार्ज की भी वैल्यू दी गई है, और आप लास्ट में कराएं ये और कहें मैम ने तो कहा था भाई यही रहने वाली है, ऐसा मत करना, ठीक है। तो ये कंडीशन के साथ चेंज होती है। कंडीशन मतलब अगर वैल्यू दे तो चेंज होगी, क्वेश्चन अगर बिल्कुल ऐसे ही दिया जा रहा है जैसे मैंने लिखा है तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझे इस बात को जो मैंने अभी अभी आपसे कहा, बस आपको यही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ना ही आपसे पूछा जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये सारा का सारा आपके सामने मैंने यहाँ लिख दिया है। बिल्कुल आसान सा काम है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके समझ में ना आए या आपके समझ में नहीं आ सकता। समझ गए ना क्या है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, कंपल्सरी है, ये याद कर लो, ये याद कर लो भाई, हर जगह पूछा जाएगा, हर क्वेश्चन में। जब तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर सकते, इवन किसी के भी नहीं कर सकते। केमिस्ट्री तो पूरी चार्जेस पे है, एलिमेंट्स पे है, केमिस्ट्री जो होती है वो तो पूरी ही एलिमेंट्स पे है, मतलब एटम मॉलिक्यूल्स पे है। ये वैल्यूज याद नहीं होगी तो वो कहाँ से कर लोगे, वहां पे भी तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज चाहिए होता है। तो देखो ना, मैं तो आपका दो फायदा करा रही हूँ, फिजिक्स भी याद करा रही हूँ, साथ साथ केमिस्ट्री का भी काम चल रहा है ना, चल रहा है ना। तो बस छोटी सी आप मेरी रिक्वेस्ट मान लो कि इन चीजों को याद कर लो, इन चीजों को समझते हुए चलो, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। अब मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा काम दे रही हूँ, बस एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। आप इनको प्लीज, ये जो क्वेश्चन है इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना। इसमें आपका खुद का फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरा क्या फायदा होने वाला है, नहीं है ना मेरा कोई फायदा, इसमें आपका फायदा है। और आपका क्या फायदा है कि आपको इसको खुद से एक बार अच्छे से करके देखना है, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो। कहीं पे भी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आके कहो, मुझे कमेंट करो, करके बताओ, मैं जरूर उसका सॉल्यूशन करूंगी, ठीक है। तो फटाफट से नोट्स बना लो। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट होगा उसके साथ। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कराने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, हम इलेक्ट्रिक फील्ड करने वाले हैं। बड़ी खुशी होगी आपको उसको करके, ऐसा लगेगा अपना अपना सा है। तो सबसे पहले जाइए, इसको नोट डाउन कीजिए, अपनी फेयर नोटबुक में नोट्स बनाइए। देन उसके बाद बिल्कुल एकदम यहाँ तक जो भी अब तक कराया है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके एकदम तैयार होके आइएगा। फिर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आपकी सब्सक्राइब का एक रेड कलर का बड़ा ही प्यारा सा बटन है, उस पर क्लिक कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो, ताकि कहीं पे भी कोई वीडियो स्किप ना हो जाए।
जब भी मैं आऊं फटाफट से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और वीडियो को, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, आपका ही बेनिफिट है। बेनिफिट मैं बता चुकी हूँ पहली वाली वीडियो में, दोबारा नहीं बताऊंगी। बेनिफिट आपका है, आपको जानना है, आप जाके वीडियो को देखो। तो चलिए फिर अब आपसे अलविदा चाहूंगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।